दुनिया ने व्लादिमीर पुतिन की धमकी को नजरअंदाज कर दिया है, जिससे घबराहट साफ दिख रही है। पुतिन ने अमेरिका को परमाणु मिसाइल से ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन उनका राजनीतिक नाटक असफल रहा। इस संकट की शुरुआत एक हताश झूठ से हुई थी। पुतिन ने ट्रंप को डराने और प्रतिबंध हटवाने के लिए परमाणु क्रूज मिसाइल परीक्षण का आदेश दिया। पुतिन की घोषणा के बाद क्रेमलिन टीवी ने बताया कि वे वॉशिंगटन, शिकागो, सिएटल और लॉस एंजल्स जैसे अमेरिकी शहरों को कैसे नष्ट कर सकते हैं। पुतिन ने दावा किया कि यह मिसाइल 14,000 किलोमीटर तक उड़ी, लेकिन दुर्भाग्यवश नॉर्वे ने कहा कि कोई परमाणु विकिरण नहीं था। सीधे कहें तो रूस झूठ बोल रहा था। रूसी ताकत की इस खुली नाकामी ने राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से तुरंत और शर्मनाक प्रतिक्रिया को जन्म दिया। उन्होंने पुतिन को याद दिलाया कि अमेरिका का परमाणु भंडार बड़ा है और परमाणु परीक्षण शुरू करने की धमकी दी। अमेरिकी ताकत का इतना डर था कि क्रेमलिन ने आत्मसमर्पण कर दिया। वॉशिंगटन और शिकागो पर हमला करने की डींग के बाद पुतिन के प्रवक्ता ने माफी मांगते हुए माना कि वह परीक्षण परमाणु परीक्षण नहीं था। अब पुतिन के पास विकल्प कम हो गए हैं। उनकी आखिरी योजना अमेरिकी जनता को डराना था, लेकिन अब वो तरीका काम नहीं करेगा। बस सुनिए कि क्रेमलिन टीवी क्या कह रहा था। वे अमेरिकी शहरों पर हमला करना चाहते थे। मान लेते हैं सबसे बुरा हाल होगा। हम पूरी तरह से अलग थलग हालात में काम कर रहे हैं, तो क्या? ठीक है, हम वैसे ही काम करेंगे। नहीं, आखिरकार हम दूसरे तरह के हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। हम पूरी ताकत से वार करेंगे। आखिरकार हम खेलना बंद कर देंगे। आखिरकार हम सब कुछ मिटा देंगे और शांत हो जाएंगे। जहां तक हथियारों की बात है, यह वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर ओरेशनिक पेरिस लंदन जैसे शहरों के लिए है, जैसा आप कहते हैं, तो बुरेवेस्निक वॉशिंगटन, शिकागो, सिएटल, लॉस एंजल्स के लिए है 14,000 किलोमीटर। यह कई बार चारों ओर उड़कर कीव पर हमला कर सकता है। यह हमारी तरफ से नहीं आया था। रूसी प्रचारकों के लिए दुर्भाग्य से पुतिन की परमाणु मिसाइल असफल रही। परीक्षण के बाद पुतिन ने कहा था कि इस मिसाइल की रेंज असीमित है और यह सभी रक्षा प्रणालियों को चकमा दे सकती है। उन्होंने दावा किया कि मिसाइल 15 घंटे तक उड़ी और 14,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आजकल बच्चे क्या कहते हैं, बातें करना आसान है, क्या आप उसे साबित कर सकते हैं? पुतिन के पास अपने दावे के सबूत के तौर पर सिर्फ एक एनिमेटेड वीडियो था, जिसे रूसी स्टेट टीवी ने जारी किया। यह तो एक कार्टून जैसा रहा है, इसे जैसे कार्टून जैसा लग रहा है। और पुतिन, अगर आप सुन रहे हैं, तो अगर आपको अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर करने में मदद चाहिए, तो मुझे यकीन है कि मेरी टीम आपकी मदद कर सकती है। लेकिन देखिए, इसके पीछे एक वजह है कि पुतिन ने असली फुटेज की बजाय यह एनिमेटेड फुटेज इस्तेमाल की, क्योंकि रूस के पिछले 2 मिसाइल परीक्षण योजना के अनुसार नहीं हुए थे। पहली बार पूरा परीक्षण सिर्फ 5 सेकंड चला था और दूसरी बार यह 13 सेकंड तक चला था। लेकिन दोनों बार परमाणु संचालित इंजन शुरू ही नहीं हुआ, इसलिए मिसाइल कहीं गई ही नहीं। मुझे लगता है फिर से ऐसा हुआ है, इसीलिए हम ये कार्टून एनिमेशन देख रहे हैं। अब हमें पता है कि रूसी परमाणु इंजन काम नहीं करते, तो शायद पुतिन को भी पूरी जानकारी नहीं है कि ये चलने पर क्या होगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई परमाणु संचालित मिसाइल वाकई उड़ान भरती है, तो वातावरण में रेडिएशन कण फैल जाएंगे, जिन्हें बाकी देश आसानी से पकड़ सकते हैं। रूस ने दावा किया कि उन्होंने आर्कटिक सर्कल में यह परीक्षण शुरू किया था, लेकिन नॉर्वेजियन सेना ने पुष्टि की कि रूस ने कोई परीक्षण किया था, लेकिन वो परमाणु परीक्षण नहीं था। बिल्कुल नहीं, रेडिएशन में कोई बढ़ोतरी नहीं मिली। सीधे कहें तो रूस ने मिसाइल लॉन्च की, पर वो परमाणु संचालित नहीं थी। रूस झूठ बोल रहा था। यह चौंकाने वाला है। आप देख सकते हैं, इस परीक्षण का मकसद साफ था। वे संयुक्त राज्य अमेरिका को डराना चाहते थे और उन्हें उम्मीद थी कि हम फिर से उनके झांसे में आ जाएंगे। दुर्भाग्य से पुतिन की परमाणु धमकियां भी रूसी कारों जैसी ही हैं। बहुत धुआं है, लेकिन कोई हरकत नहीं। लेकिन इस बार सारा धुआं असल में पुतिन के ही चेहरे पर उल्टा पड़ रहा है। क्योंकि पुतिन की परमाणु धमकी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यही कहा। रूस ने इस हफ्ते कहा कि उन्होंने एक नया मिसाइल टेस्ट किया है जो 8,000 मील से भी ज्यादा दूर जा सकता है।
क्या आपके लिए ये सिर्फ धमकी है? ये क्या है? ये क्या? उन्हें पता है कि हमारी बेहतरीन परमाणु पनडुब्बी उनके किनारे पर है, इसीलिए उसे 8000 मील जाने की जरूरत नहीं। और वो हमारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, हम भी उनके साथ कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। हम मिसाइलों का परीक्षण हमेशा करते रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं हमारे पास एक अलग परमाणु पनडुब्बी है। हमें 8000 मील जाने की जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये पुतिन के लिए भी कोई उचित बात है कहने के लिए। वैसे तुम्हें युद्ध खत्म कर देना चाहिए। 1 हफ्ते में खत्म होने वाला युद्ध अब अपने 4थे साल में पहुंच रहा है। उसे मिसाइल परीक्षण की बजाय यही करना था। मेरी राय में ये एक संतुलित टिप्पणी थी, खासकर पुतिन की कोशिश के बाद। जैसा आप जानते हैं, पुतिन को सिर्फ एक ही चाल आती है, तो वह इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, खासकर जब उनकी अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के चलते इतनी बुरी तरह जूझ रही है। तो उन्होंने एक बार फिर परमाणु धमकी देने की कोशिश की ठीक अगले ही दिन। इस बार वह परमाणु टॉर्पीडो के साथ जाने वाले थे। सुनिए। आपको ये जानना चाहिए, कल हमने एक और परीक्षण किया। आपको यह जानना चाहिए कि कल हमने एक और आशाजनक प्रणाली का परीक्षण किया, पोसाइडन मानव रहित पानी के नीचे वाहन का, जिसमें परमाणु ऊर्जा इकाई है। पहली बार के लिए हम इसे कैरियर पनडुब्बी से लॉन्च इंजन के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च करने और परमाणु ऊर्जा इकाई चालू कर वाहन को निर्धारित समय तक चलाने में सफल रहे। इसे कैरियर पनडुब्बी से लॉन्च करना, बल्कि उस परमाणु ऊर्जा इकाई को भी चालू करना जिस पर यह यंत्र है। यह एक बहुत बड़ी सफलता है। पोसाइडन की शक्ति हमारे सबसे उन्नत सरमत अंतर महाद्वीपीय मिसाइल से भी कहीं अधिक है। दुनिया में सरमत जैसा कोई नहीं। ये अभी ड्यूटी पर नहीं है, जल्द होगा, लेकिन पोसाइडन सरमत से ज्यादा ताकतवर है। इसके अलावा गति और जिन गहराइयों पर यह मानव रहित वाहन काम कर सकता है, उस लिहाज से दुनिया में इसकी कोई तुलना नहीं है। यह संभावना नहीं है कि निकट भविष्य में ऐसा कुछ और दिखाई देगा, और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। इस मानव रहित यंत्र को रोकने का कोई तरीका नहीं है, दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आप सब जानते हैं कि रूस के पास पैसे कम हो रहे हैं, तो हमें उनसे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे अपनी सारी झूठी बातों का हिसाब रखें। आखिरकार बहीखाता रखना बहुत महंगा है, लेकिन यहीं पुतिन ने गलती की। देखिए, यही वही मिसाइल सिस्टम है जिसके बारे में पुतिन ने 2023 में डींग मारी थी, ये कहते हुए कि यह पहले ही युद्ध ड्यूटी में शामिल हो चुका है। और अब 2025 में वह कह रहे हैं कि वही मिसाइल अब युद्ध ड्यूटी में शामिल होने वाली है। मुझे लिल व्लादिमीर के लिए बुरा लगता है, क्योंकि आखिरकार परमाणु धमकियां ही एकमात्र चीज थीं जिनका युद्ध के मैदान पर कुछ असर था। अब वे काम नहीं कर रही हैं। पुतिन के पास परमाणु नाम भी खत्म हो रहे हैं, जिन्हें वह दुनिया को ब्लैकमेल करने में इस्तेमाल करते हैं। यह वही पुराना तरीका है, बार बार दोहराना और उम्मीद करना। अब 2023 नहीं है। राष्ट्रपति बुश ने कहा था, अगर तुम मुझे एक बार बेवकूफ बनाओ, शर्म तुम्हारी है, फिर से बनाओ तो तुम फिर से बेवकूफ बना सकते हो। अब दुनिया बेवकूफ नहीं बन रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका सेना पर दुनिया की जीडीपी का 1% खर्च करता है, और मैं इसे फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, यह दुनिया की जीडीपी का 1% है, अमेरिका का नहीं। कभी कभी लोगों को हमारे परमाणु प्रतिरोध की याद दिलानी पड़ती है। यही संदेश राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। यह सब हासिल किया गया जिसमें मौजूदा हथियारों का पूरी तरह से अपडेट और नवीनीकरण भी शामिल था मेरे पहले कार्यकाल के दौरान। भयानक विनाशकारी शक्ति के कारण मुझे यह पसंद नहीं था, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। रूस दूसरे स्थान पर है, चीन काफी पीछे तीसरे स्थान पर है, लेकिन 5 साल के भीतर वह भी बराबरी पर आ जाएगा। दूसरे देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के कारण मुझे हैरानी है कि वह वहां किसके बारे में बात कर रहे हैं। अफवाह। मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वे समान आधार पर हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करें। वह प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी। कुछ लोग इस पर घबरा रहे हैं। हम बाद में स्पष्ट करेंगे क्यों। घबराहट शायद उचित नहीं है, लेकिन सभी के लिए एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, यही असल में परमाणु प्रतिरोध है। परस्पर सुनिश्चित विनाश। मतलब अगर दूसरा आदमी अपनी परमाणु छड़ी ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो आप उसे याद दिलाते हैं कि हमारे पास बड़ी छड़ी है और हम अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। मतलब जब रूस 90 के दशक में दिवालिया हो रहा था, तब अमेरिका के पास असल में इतना पैसा था कि हम
यह सुनिश्चित कर सकें कि हमारे परमाणु हथियार बेकार न हो जाएं। इन सब के अलावा हमें असल में पता है कि इस तरह की परमाणु रोकथाम रूस के साथ सच में काम करती है। 60 के दशक में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल लगानी चाहिए तो राष्ट्रपति केनेडी ने द्वीप की नाकाबंदी कर दी। और सोवियत नेता से कहा कि अगर क्यूबा ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला किया तो हम इसे सोवियत हमला मानेंगे और सोवियत संघ पर पलटवार करेंगे। और बताओ आगे क्या हुआ? क्रुश्चेव ने अपनी मिसाइल वापस लेने का फैसला किया। यह सिर्फ एक और उदाहरण है कि रूसी ताकत को समझते हैं, तुष्टीकरण को नहीं। और बताओ क्या? फिर वही हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद पुतिन के प्रवक्ता ने सार्वजनिक रूप से आकर इस गलतफहमी को स्पष्ट किया। और मुझे यकीन है कि आप लोग सोच रहे होंगे खुद पुतिन ने ऐसा क्यों नहीं किया। उसकी वजह यह है कि लीडर व्लादिमीर खुद को कमजोरियों से जोड़ना पसंद नहीं करते, तो वो हमेशा परमाणु धमकी देने के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन अपनी गलती को सुधारने के लिए कभी सामने नहीं आते। इसीलिए उनके पास पेस्कोव हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अन्य देश परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। अब तक हमें पता नहीं था कि कोई परीक्षण कर रहा है। एंड अगर वह बुरेवेस्निक मिसाइल के परीक्षण की बात कर रहे हैं तो वह किसी भी तरह से परमाणु परीक्षण नहीं है। सभी देश अपनी रक्षा प्रणालियों के विकास में लगे हुए हैं, लेकिन यह कोई परमाणु परीक्षण नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक संप्रभु देश है और स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। मैं राष्ट्रपति पुतिन के उस कई बार दोहराए गए बयान की याद दिलाना चाहूंगा। अगर कोई भी स्थगन तोड़ेगा तो रूस उसी हिसाब से कदम उठाएगा। तो मुझे यह साफ साफ समझ लेने दीजिए, रूस को हमारे परमाणु हथियारों की याद दिलाने से पहले ही पुतिन ने इस नई मिसाइल की ताकत और असीमित रेंज की खूबियां गिनाई। हमने अपना भंडार दिखाया तो सब कुछ बदल गया। रूस कह रहा है कि यह कोई परमाणु परीक्षण नहीं था, यह सिर्फ एक परमाणु संचालित मिसाइल थी। अब वैसे यह एक महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद हर कोई शिकायत करने लगा कि नहीं, यह सही कदम नहीं है, क्योंकि हम दुनिया में परमाणु परीक्षण फिर से शुरू नहीं करना चाहते। और यह एक उचित तर्क है, मैं मानता हूं। देखिए, पिछले 1-2 दशकों से हर बड़ी ताकत ने सहमति जताई है कि अब परमाणु परीक्षण नहीं होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह वास्तव में एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा परमाणु भंडार है और इसके अलावा हमारे पास सबसे उच्च गुणवत्ता वाला परमाणु भंडार भी है। इसका मतलब है अगर कोई परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करता तो हम सबसे बड़ा परमाणु प्रतिरोधक देश बने रहेंगे। तो जाहिर है हम उस टैग को तोड़ना नहीं चाहते। परमाणु परीक्षण पर जो वर्जना है उसे नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो चीन भी ऐसा करेगा। इसका मतलब चीन उस बहाने से परमाणु प्रतिरोधक क्षेत्र में हमसे बराबरी कर सकता है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ, अपने बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा कि हमारा परीक्षण रूस के बराबर होगा और रूस परमाणु संचालित मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जैसा कि उन्होंने अभी दावा किया है। तो हमें नहीं पता कि वे इसका परीक्षण कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वे यही दावा कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका भी उस परमाणु परीक्षण की बराबरी करता है तो इसका मतलब है कि हम भी किसी तरह की परमाणु संचालित मिसाइल या किसी तरह का परमाणु संचालित हथियार का परीक्षण करेंगे। मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वह नहीं कह रहे कि हम परमाणु बम का परीक्षण करेंगे। हम ऐसा नहीं करना चाहते। लेकिन अब चलिए रूस पर वापस आते हैं, क्योंकि रूसी मीडिया अभी भी घबराहट में है, इस बार वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की वजह से। याद है जब पुतिन के प्रचारक किरिल दिमित्रिएव अमेरिका आए थे ताकि सबको बताएं कि ट्रंप की पाबंदियां रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचा रही, और इसके ऊपर से रूस के पास एक बड़ा ताकतवर मिसाइल है जिससे दुनिया को डरना चाहिए। तो इसी समय स्कॉट बेसेंट ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर दुनिया को यह बताया कि रूसी प्रचारक की बात मत सुनो। और वो क्या कह सकता था, सुनिए। व्लादिमीर पुतिन के दूत जो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, करोल दिमित्रिएव, मुझे पता है आप उन्हें जानते हैं, ने कहा प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे बस संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोल पंपों पर ऊंचे दामों का कारण बनेंगे। क्या दिमित्रिएव गलत हैं? और रूस को असल में कब तक इसका दर्द महसूस होगा? मुझे लगता है रूस को इसका दर्द तुरंत महसूस होगा। मैं बता सकता हूं कि हमने भारत को पहले ही देखा है। रूसी तेल की खरीद को भारत ने पूरी तरह से रोक दिया है। कई चीनी रिफाइनरियों ने भी रुकना शुरू कर दिया है। और मार्गरेट, क्या आप सच में
प्रकाशित करेंगे, जो एक रूसी प्रचारक कहता है। मेरा मतलब है, और वो क्या कहेगा, वही, ओह ये बहुत भयानक होने वाला है और ये पुतिन को बातचीत की मेज पर ले आएगा। आपको क्या लगता है उसके साथ क्या होगा अगर वो घर वापस जाकर ये कहे कि हे भगवान, अगर उसने टीवी पर कहा होता ये बहुत बुरा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने सही किया है, ये एक अधिकतम दबाव अभियान है जो काम करेगा। मार्गरेट वह क्या कहने वाले हैं, जाहिर है वह यही कहेंगे। अगर आप हर रूसी तर्क को देखें तो वे अक्सर कहते हैं कि हमने अर्थव्यवस्था को इससे प्रतिरक्षित कर दिया है। असल में उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुरक्षित नहीं किया। उनकी तेल कमाई हर साल 20% घटी है। मुझे लगता है कि इससे उनकी कमाई और 20 या 30% तक गिर सकती है। तो आप जानते हैं कि फिर राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना हुई कि उन्होंने पर्याप्त कदम नहीं उठाए। वो ये कदम उठाते हैं और फिर आप एक रूसी प्रचारक का हवाला देते हैं। रूसी लोग इससे खुश नहीं थे, क्योंकि रूस के सबसे बड़े शोज में से एक, जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था, ने इस पर बहुत ही दिलचस्प तरीके से प्रतिक्रिया दी। सुनिए। उदाहरण के लिए स्कॉट वेसेंट किसी अज्ञात कारण से किरिल दिमित्रिएव के प्रति असभ्य व्यवहार कर रहे हैं। वह रूस पर इतना क्यों बोल रहा है? वह कहां है और रूस कहां है? वह उन प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है जो उसने नहीं बनाए, ये बाइडेन के समय बने थे। यह प्रणालीगत नफरत किस लिए है? क्या यह उसकी यौन प्रवृत्ति से जुड़ी है? मुझे नहीं पता आप कैसे हैं, लेकिन बहस में हारने पर मैं व्यक्तिगत हमले करने लगता हूं, और यही ठीक वही है जो रूसी टेलीविजन पर हो रहा है। अब चलिए इस बारे में सोचते हैं। यह रूसी प्रचारक किरिल दिमित्रिएव संयुक्त राज्य अमेरिका आया और यहां अमेरिका में राष्ट्रीय टीवी पर गया। उसने सबको बताया कि रूस ने अभी अभी परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। यही शब्द वह बोल रहा था। और वह बोला, मैं यहाँ व्हाइट हाउस को यही बताने आया हूँ कि आप रूस से पंगा न लें। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय टीवी पर जाकर उस प्रोपेगेंडा का विरोध करना बिल्कुल सही है। तो अगर रूसियों को लगता है कि यह अपमानजनक है, अगर रूसियों को लगता है कि इससे दो देशों के बीच संबंध खराब हो रहे हैं, तो शायद उन्हें दुनिया को परमाणु मिसाइलों से ब्लैकमेल करना बंद कर देना चाहिए। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात थी कि हमारे ट्रेजरी सेक्रेटरी ने टीवी पर आकर इस मुद्दे को उठाया। अमेरिकी मीडिया वही दिखाना चाहती है जो रूस कहता है, और फिर जो लोग इस युद्ध को करीब से नहीं देख रहे हैं वे डर जाते हैं, और इससे प्रशासन पर, हमारे नेताओं पर दबाव पड़ता है कि वे रूस के पक्ष में नीतियां बनाएं, और आखिरकार यही रूस का लक्ष्य है। वे युद्ध के मैदान पर जीत नहीं सकते, इसलिए वे नैरेटिव युद्ध, सूचना युद्ध के जरिए जीतना चाहते हैं। हम ऐसे वीडियो बना रहे हैं ताकि रूसी प्रचार का मुकाबला हो सके। अब दुर्भाग्यवश, जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे, कभी कभी हमारे वीडियो युद्ध से जुड़े कुछ क्लिप्स दिखाने के कारण डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। YouTube को विज्ञापनदाताओं के लिए उपयुक्त नहीं लगता, इसलिए वे तय करते हैं कि हम क्या पोस्ट कर सकते हैं। इसी कारण हमने अपना प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया है। हमने इसे युद्ध की गहराई और बिना सेंसर कवरेज के लिए बनाया है। वहां आपको हमारे वीडियो के विस्तारित संस्करण और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी, जो YouTube पर दिखाए गए से कहीं अधिक हैं। मेरा पसंदीदा हिस्सा यह है कि हमारे पास विशेषज्ञ और अनुभवी पूर्व सैनिक हैं, जैसे पूर्व नेवी सील चुकफार, जो अक्सर आकर यूक्रेन जैसे युद्धों के क्लिप्स समझने में मदद करते हैं। अब जैसा कि आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये ऐसे क्लिप्स हैं जिन्हें हम YouTube पर नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी यही है उस दुनिया की हकीकत जिसमें हम रहते हैं। आधुनिक युद्ध इसी तरह लड़े जा रहे हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसी कारण हम ये वीडियो बनाकर बिजनेस बेसिक्स पर डाल रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी यह बहुत ही शैक्षिक रहा है, और उम्मीद है कि आप में से जो भी हमारे साथ वहां जुड़ेंगे वो भी ऐसा ही महसूस करेंगे। तो अगर आप ऐसे कंटेंट में रुचि रखते हैं तो आप अभी basicsinsider.com पर जाकर साइन अप कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें। आप अभी साइन अप करके बेहतरीन कंटेंट तक पहुंच सकते हैं, और इसके साथ ही आप हमारे चैनल और हमारी कवरेज को भी सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे अगली बार मिलूंगा।